नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ललित। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, खासकर लद्दाख के क्षेत्र में दोनों देश की सेनाओं के बीच में खूब तनातनी चल रही है। तो हम लोग एक कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या और दोनों देशों के बीच में ये जो कुछ भी चल रहा है इसके पीछे एक खास वजह क्या है। ठीक है, तो पूरा आज भारत और चीन के जो संबंध है उनको बहुत शॉर्ट में, टू दी पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सामान्य व्यक्ति की भी एक अच्छी समझ होनी चाहिए इस पूरे टॉपिक पर। तो हम इस चीज को लेकर पूरा एक ओवरव्यू हमारा तैयार करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करते हुए चले, जैसे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वर्तमान में जो पूरा डिस्प्यूट हो रहा है वो पूरा डिस्प्यूट है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। सबसे पहले हम लोगों को, अगर हम भारत चीन सीमा विवाद को समझे तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि इतिहास में क्या हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि दो देशों की सेनाएं अचानक से एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। और अगर हम भारत और चीन की बात करें तो 1950 से ही कुछ ऐसी चीजें हुई जो दोनों देशों के संबंधों को निर्धारित करती है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत और चीन सीमा साझा नहीं करते थे। ठीक है, सीमा साझा क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जो तिब्बत है वास्तव में वो बीच में पड़ता था और तिब्बत एक प्रकार से भारत और चीन के बीच का हिस्सा था। इसकी वजह से डायरेक्ट सीमा हमारी साझा नहीं होती थी। ठीक है, आप समझ सकते हैं, ये भारत है और ये पूरा तिब्बत का हिस्सा है, ये चीन का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ, 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तो जैसे ही चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया उसके बाद हमारी सीमाएं एक साथ आ गई, यानी सीमा हम लोग साझा करने लगे। तो शुरुआत हुई 1950 से। अगर चीन के द्वारा तिब्बत पर अधिकार नहीं किया जाता तो शायद बात यहां तक नहीं पहुंचती। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कि जो 20वीं सेंचुरी थी, यानी 20वीं सदी का जो आरंभ का समय से लेकर 1990 तक का जो समय था, हमारे बीच में कोई खास रिश्ते नहीं रहे। यानी भारत और चीन को अगर आप देखोगे तो इनके बीच में एक प्रकार से दूरियां बनी रही है। कुछ व्यापारी यानी ट्रेडर्स, कुछ तीर्थ यात्री जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते थे, वही लोग आते जाते थे और वो कोई खास हमारे रिलेशन नहीं थे। ठीक है, यहां से हुई शुरुआत। क्या हुआ कि 1950 में तिब्बत पर अधिकार हुआ। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार करना शुरू किया। तो जैसे ही चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया, इसके बाद 1959 में तिब्बत के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा के बारे में आपने सुना होगा। दलाई लामा ने क्या किया, अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत में प्रवेश किया और भारत सरकार ने उनका स्वागत किया और तिब्बती शरणार्थी को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, कौन सी जगह, धर्मशाला में ये आकर बसे और यहां इन्होंने एक प्रकार से तिब्बत की कौन सी अस्थायी सरकार का भी गठन कर लिया। ठीक है, तिब्बत की एक अस्थायी सरकार का गठन हो गया। इससे चीन चिढ़ गया। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, अगर हम न्यूट्रल होकर बात करें कि भारत और चीन के बीच में वास्तव में स्थिति क्या थी, तो एक प्रकार से जैसे मान लीजिए भारत में कोई JNK का मामला है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, वहां के अलगाववादी पाकिस्तान चले जाते और फिर जम्मू कश्मीर की एक अस्थायी सरकार या टेम्पररी गवर्नमेंट पाकिस्तान से संचालित करते तो भारत को भी दिक्कत होगी। सेम वही दिक्कत चीन को होना शुरू हुई। जैसे ही दलाई लामा भारत आए, भारत ने उनका स्वागत किया तो चीन को समस्या होना शुरू हुई और चीन ने भारत को वहीं से धमकाना शुरू किया। लेकिन अभी सब कुछ गलत नहीं हुआ था या गड़बड़ नहीं हुआ था। इससे पहले की स्थिति को अगर आप देखोगे तो 1954 में, है ना, दलाई लामा के आने से पहले तक हम कहां पहुंचे थे। 1954 में जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री झाओ एन लाई, चीन के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, झाओ एन लाई के बीच में हिंदी चीनी भाई भाई के सिद्धांतों पर काम हुआ और पंचशील का सिद्धांत दिया गया। पंचशील डॉक्ट्राइन या पंचशील सिद्धांत के बारे में आपने सुना होगा
जिसमें ये कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे की टेरिटरी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों देश एक दूसरे की जो समृद्धि है उसके लिए मिलजुल कर काम करेंगे, ऐसे सिद्धांतों को अपनाया गया। यानी कुल मिलाकर ये कहा गया कि हम एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन जब दलाई लामा वाला मैटर हुआ और दलाई लामा जब भारत आ गए तो चीजें बदलने लगी, ठीक है। अब क्या हुआ, चीन ने इसी कुछ लोगों या कुछ जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जो जानकार है उन लोगों का मानना है कि 1959 में दलाई लामा वाले मैटर पर भारत को एक सबक सिखाने के लिए चीन ने क्या किया, 1962 में एक सीमा संघर्ष की शुरुआत की और चीन ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। उसने यहाँ पर ये जो पूर्वी सीमा है अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, यहाँ पर उसने अटैक किया और एक बड़े एरिया को जो लगभग कितना 9000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 9000 वर्ग किलोमीटर, इतने एरिया पर उसने अधिकार किया, ठीक है। और खासकर तवांग को उसने टारगेट किया था, तवांग यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसी प्रकार से उसने जो ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है इस पर भी अधिकार कर लिया 1962 में, ठीक है। और 1963 में ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, क्योंकि आपको पता है पीओके पर पाकिस्तान का अधिकार था, तो पाकिस्तान ने क्या किया, ये एक बड़ा जो एरिया था ये चीन को प्रदान कर दिया और यहाँ से फिर से हमारे लिए बीच में समस्या होना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन चीन ने क्या किया, एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी और यहाँ का एक बड़ा हिस्सा वो खाली करके वापस चला गया, लेकिन उसने अक्साई चीन का जो हिस्सा है उसको नहीं छोड़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1976 में जब ये युद्ध हुआ तो इसके कई वर्षों बाद दोनों देशों के बीच में एक बार फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुए, राजनयिक संबंध स्थापित हुए और एक बार फिर से दोनों देश इन चीजों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, डिप्लोमेटिक रिलेशन की जो व्यवस्थित तरीके से शुरुआत हुई वो 1988 में हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, ठीक है, राजीव गांधी ने कहा कि चीन की यात्रा की और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दोनों पक्ष सीमा विवाद का जो प्रश्न है उस पर शांतिपूर्ण तरीके से आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से इस सीमा विवाद का हल निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर रहा हूं कि हमारे लिए चीजें किस तरीके से बढ़ी शॉर्ट में। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1992 में भारत के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन ने 1992 में चीन की यात्रा की, ठीक है। वेंकट रमन की ये यात्रा काफी सक्सेसफुल रही और इसके बाद 1993 में दोनों देशों के बीच में इस बात पर सहमति हो गई कि जब भी कभी बॉर्डर डिस्प्यूट होगा तो हम कभी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, जितना भी बॉर्डर डिस्प्यूट से संबंधित मामला होगा हम साथ में बैठेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत के माध्यम से ही हल निकालेंगे, यानी हम आपस में गोली चलाने या लड़ने जैसे क्रियाकलाप नहीं करेंगे। तब से लेकर 1993 से लेकर अभी 2020 तक आप लोगों को याद रखना है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में वन सिंगल बुलेट फायर नहीं हुई है, यानी एक भी गोली नहीं चली है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में तनातनी चलती रहती है। चीन कई बार हमारी सीमाओं में घुस आता है, लगभग 5-10 किलोमीटर एरिया अंदर आने के बाद वो लाल निशान लगा जाता है, खाने के पैकेट फेंक कर चला जाता है और ये चीजें हमारे बीच में चलती रहती है, ठीक है। पर बुलेट फायर जैसी चीजें नहीं विकसित हुई क्योंकि 1993 में सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद ये भी आपको याद रखना है 2003 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया और दोनों के बीच में द डिक्लेरेशन ऑन द प्रिंसिपल एंड कॉम्प्रहेंसिव कोऑपरेशन इन इंडिया चाइना रिलेशन पर हस्ताक्षर किए गए कि हम मिलकर काम करेंगे। यहां पर भी किस पे बात हुई, आपसी सहयोग पर बात हुई और जो भी सीमा विवाद है उस सीमा विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से हम हल निकालने का प्रयास करेंगे। चीजें और आगे बढ़ी, ठीक है, और 2012 में भारत चीन मैत्री वर्ष मनाया गया, ठीक है, भारत चीन मैत्री वर्ष और सहयोग का वर्ष मनाया गया। इसके बाद 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया, ठीक है, 2015 में किसने, भारत के प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया। इस साल दोनों देशों के बीच में एक सहयोग पर हस्ताक्षर हुए कि जो नाथुला दर्रा है उस नाथुला दर्रे को
कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, नाथुला पास को किसके लिए खोला गया? जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसके लिए खोलने पर सहमति बन गई। ये भारत को एक कामयाबी मिली और चीन ने तीर्थ यात्री को आने जाने की अनुमति प्रदान कर दी। और ऐसा लगा कि 2015 के बाद कि अब दोनों देशों के बीच में जितने भी संघर्ष है, जितने भी विवाद है, खासकर सीमा विवाद, उन विवादों को हल कर लिया जाएगा। चीजें और तेजी से आगे बढ़ी और भारत के प्रधानमंत्री ने 2018 में, चीन के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने 2018 में चीन के वुहान में, ठीक है, भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन यानी इंडो चाइना इनफॉर्मल समिट का आयोजन किया। ठीक है, और वापस से उसी मुद्दे पर बात की कि जो भी हमारे बीच में विवाद है उनका शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर लिया जाएगा, हल निकाला जाएगा, हल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 2019 में 2019 में चीन के जो राष्ट्रपति है उन्होंने भारत की यात्रा की। ठीक है, और ये चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ और वापस से इसमें सहमति बनी कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी विवाद है, उनका हम शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालेंगे। काफी चर्चित भी रहा, जो महाबलीपुरम के मंदिर वगैरह है वहां पर चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और एक सहमति बनी कि हाँ, हम मिलकर काम करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? 2020 को जो है हम लोग भारत चीन डिप्लोमेटिक रिलेशन या राजनयिक संबंध का 70वें वर्ष के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी भारत चीन के बीच में जो कूटनीतिक संबंध है, उस कूटनीतिक संबंधों के पूरे कितने 70 वर्ष पूरे हो गए और 2020 को हम इसी रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और परिणाम क्या हुआ आपको पता है, चीन ने लद्दाख के जो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है, खासकर जो पेंगोंग लेक है, उस वाले हिस्से पर अधिकार कर लिया है। ठीक है, साथ ही साथ इस बात पर भी फोकस किया कि दोनों देशों के बीच में पीपुल्स टू पीपुल्स कॉन्टेक्ट पर बल दिया जाएगा। ठीक है, और 2020 को इस वर्ष के रूप में भी मनाया जाएगा। ये था दोनों देशों के बीच में क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बहुत शॉर्ट में, यानी कि 1950 से लेकर 2020 तक हमने ये सब कुछ किया। बावजूद उसके बहुत सारे मामलों पर हम दोनों के बीच में विवाद है, उन पर भी हमको बात करनी चाहिए। ठीक है, अब भारत और चीन के बीच में विवाद के मुद्दे क्या है, एक एक करके हम बात करते हैं। यहीं से आपको व्यवस्थित तरीके से चीजों को समझना है। ठीक है, अगर दोनों देशों के बीच में विवाद की बात की जाए कि किन मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है, तो सबसे पहला है वो है सीमा विवाद। ठीक है, दोनों देशों, अब अगर भारत और चीन की पूरी सीमा को आप देखोगे तो उस सीमा को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पूरी सीमा कितने 3 पार्ट में डिवाइड है। वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, कौन सा, ये हिस्सा, इसको वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है, जिसमें जो सबसे बड़ा विवाद है वो अक्साई चीन को लेकर है। ये भारत का हिस्सा है और चीन ने इस पूरे हिस्से को अपनी टेरिटरी में मिला रखा है, जबरदस्ती ऑक्यूपाइड किया हुआ है 1962 से। इसके बाद आता है सेंट्रल सेक्टर, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला हिस्सा है, वहां जो हम बॉर्डर साझा करते हैं उसको कहा जाता है सेंट्रल सेक्टर। यहाँ पर कुछ चीजें, कुछ बाउंड्री ऐसी है जिस पर दोनों के बीच में विवाद है। तो जो वेस्टर्न सेक्टर है वो 1570 किलोमीटर का है, सेंट्रल सेक्टर 545 किलोमीटर का है, और इसके बाद में दूसरा है ईस्टर्न सेक्टर, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये यहां से सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का पूरा हिस्सा है, ये ईस्टर्न सेक्टर या पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, इस तरीके से सीमा को डिवाइड किया गया है। चीन इस पूरे हिस्से पर क्लेम करता है, दावा करता है अपना कि जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये एक सीमा विवाद है दोनों देशों के बीच में। अरुणाचल प्रदेश पर वो दावा करता है और अक्साई चीन तो उसके पास है ही सही। ठीक है, इसमें भी जो कुछ हिस्सा है उस पर वो लगातार अपना दावा करता रहता है। ठीक है, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया कि पूरी जो सीमा है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पश्चिमी क्षेत्र, अक्साई चीन वाला हिस्सा है, फिर सेंट्रल सेक्टर, फिर पूर्वी सेक्टर, जिसमें क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है। ओके, अब थोड़ा सा आपको याद रखना है, एलएसी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है,
क्या? एलएसी। एलएसी को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका जो निर्धारण हुआ वो 1962 के युद्ध के बाद हुआ। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि जो एलएसी है वो केवल ये वाला हिस्सा ही है, जो वेस्टर्न सेक्टर है वही एलएसी है, ठीक है। पर वास्तव में अब दोनों देश पूरी जो सीमा है उसको एलएसी मानते हैं, और खासकर जो अरुणाचल में जो मैकमोहन लाइन है उस मैकमोहन लाइन को भी अब एलएसी का हिस्सा माना गया। तो एलएसी है क्या? एक 4057 किलोमीटर लंबी सरंध्र सीमा है जो ग्लेशियरों, बर्फ के रेगिस्तानों, पहाड़ों और नदियों से होकर गुजरती है, ये पूरा, ठीक है। इसको 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, मैं डिस्कस कर चुका हूं, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। ये देखिए, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। 1993 में किसके समय? पीवी नरसिम्हा राव के समय, जब आर वेंकटरमन राष्ट्रपति थे और उन्होंने चीन की यात्रा की। 1993 में भारत और चीन ने अपनी सीमा पर तनाव को कम करने के लिए एलएसी का पालन करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और ये कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करेंगे, विवादों का समाधान करेंगे, ठीक है। अब पहला तो हो गया बॉर्डर डिस्प्यूट। दूसरा मामला क्या है? दलाई लामा का विवाद, ठीक है। दलाई लामा और तिब्बत विवाद क्या है? 1959 में जब दलाई लामा भारत आ गए तो भारत सरकार ने उनको धर्मशाला में एक पैरेलल गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार बनाने का अधिकार दे दिया। टेम्पररी गवर्नमेंट उन्होंने यहाँ पर बनाई। चीन इस बात से चिढ़ा हुआ है कि आपने दलाई लामा को ऐसे अधिकार क्यों दिए, ठीक है। फिर आता है चीन की ये नीति, सभी लोग आप जानते होंगे, ठीक है। चीन क्या कर रहा है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति अपना रहा है, जिसे कहा जाता है मोतियों की माला नीति। इस नीति के तहत क्या किया गया? भारत को घेरने का प्रयास किया गया, ठीक है। भारत को कैसे? जैसे चीन ने मालदीव में, श्रीलंका में, म्यांमार में, इसके अलावा पाकिस्तान में यहां अपने समुद्री बंदरगाह विकसित कर लिए, पोर्ट, सी पोर्ट विकसित कर लिए, ठीक है। इसके माध्यम से चीन ने एक प्रकार से भारत को चारों समुद्री क्षेत्र में सभी तरह ओर से घेर लिया है, ठीक है। इसके पीछे चीन का उद्देश्य है कि वो अपना जो व्यापार होता है किसके माध्यम से? हिंद महासागर के माध्यम से जो ये पूरा व्यापार होता है वो इस पूरे व्यापार पर क्या करना चाहता है? नियंत्रण करना चाहता है, ठीक है। और कभी भविष्य में अगर समुद्र में दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो वो भारत को आसानी से घेर सके। भारत को इस पर भी आपत्ति है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरे समुद्र में इस तरीके से किसी एक देश को घेरने की नीति बनाते हैं, आप यहाँ बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर, श्रीलंका के अंदर और मालदीव के अंदर अगर पोर्ट बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको पॉजिटिव वे में तो नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए पॉजिटिव है भी नहीं। हमें घेरने का एक प्रयास चीन के द्वारा किया जा रहा है, तो ये एक डिस्प्यूट का कारण है, विवाद का विषय है। इसके बाद नेक्स्ट है नदी जल विवाद। आपको याद रखना है भारत और चीन के बीच में नदियों को, जल को लेकर कोई समझौता या संधि नहीं है, ठीक है। फिर भी नदी जल विवाद दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। ये देखिए, ये जो हम जिसे ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं वो यहां से स्टार्ट होती है, और इस ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने यहां 4 डैम बना दिए हैं। चीन ने क्या किया? 4 डैम बनाए। डेगू डैम, इसके अलावा जिएशु डैम, इसके अलावा जांगू डैम और जियाचा डैम। ये 4 डैम उसने यहां बनाया। इनको गोर्ज डैम भी कहा जाता है, यानी गहरे जो खड्डे में नदी बहती है वहां पानी को रोककर ये डैम बनाए गए। अब खतरा क्या है? डैम बनाए, उसकी टेरिटरी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर समस्या क्या हो रही है? अगर इन डैम में कितना पानी है, बारिश हुई और बारिश के दौरान कितना पानी इस नदी में आ रहा है, अगर उसका हमें रियल टाइम डेटा नहीं मिलता है ना, मतलब कैसे चीजें हो रही है, कितना पानी आया है, कितना नुकसान हो सकता है, अगर उसका रियल टाइम डेटा नहीं मिलता है तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी कि हमारा जो पूरा ये अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम है, इस पूरे क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसको लेकर भी हमारे बीच में विवाद है। हम चाहते हैं चीन ऐसे पानी नहीं रोके, और रोके भी सही तो हमें रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करवाए, नंबर 1। नंबर 2, इन बड़े डैमों की वजह से एक बड़ा खतरा हमारे ऊपर बन चुका है कि जब भी अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो चीन अगर अचानक से इन दोनों डैम का पानी छोड़ देता है
तो एक आर्टिफिशियल बाढ़ आ सकती है, एक कृत्रिम बाढ़ इस भारत के पूरे हिस्से में आ सकती है। वैसे भी ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो उसकी जो बाढ़ है वो बहुत भयानक साबित हो जाती है, और माजुली जो नदी द्वीप है वो धीरे धीरे कटकर अब उसका पूरा फ्लोरा एंड फौना बायोडाइवर्सिटी नुकसान में है, और फिर ये डैम बने तो समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है बात, नेक्स्ट। ठीक है, दोनों देशों के बीच में इस मामले को लेकर भी विवाद है कि भारत एनएसजी जानते हैं आप लोग, एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, भारत एनएसजी का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन चीन इस पर बार बार रोड़े लगा रहा है। 2016 में चीन ने साफ मना कर दिया कि भारत एनएसजी का सदस्य नहीं बनेगा, अगर भारत बनता है तो पाकिस्तान को भी सदस्य बनाना पड़ेगा। तो एक विवाद इसको लेकर भी है। ठीक है, इसके बाद इस मैटर पर भी विवाद है। ठीक है, चीन लगातार क्या कर रहा है, आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है, और क्यों कर रहा है उसके पीछे कारण है OBOR, चीन की एक योजना है, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अगर आप पूरा OBOR को देखोगे तो ये है POK वाला हिस्सा, और चीन का ये जो सड़क है ये यहां से आ रही है, देखिए अब तो ये तो पाकिस्तान है, यहाँ सड़क बनाए, इस पाकिस्तान में पूरा निर्माण कार्य करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये POK में उसका OBOR प्रोजेक्ट निकल रहा है, इसको लेकर हम लोगों को आपत्ति है। अब चीन इस OBOR प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से किस पे, आतंकवादियों के भरोसे, पाकिस्तान की सरकार के भरोसे, इसलिए जब भी कभी आतंकवाद का मसला होता है, जैसे मसूद अजहर का मामला हुआ, तो चीन उसमें रोड़ा लगाता है। ठीक है, और ये मान के चलता है कि पाकिस्तान से कोई आतंकवाद नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है अपने OBOR प्रोजेक्ट, वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को चीन सुरक्षित रखना चाहता है। ठीक है, और ये मसूद अजहर के मामले पर चीन ने ये यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कहा कि आतंकवादी नहीं है, हालांकि बाद में भारत को इसमें कामयाबी मिल गई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच में एक और जो समस्या है वो ट्रेड को लेकर है कि व्यापार असंतुलन है। व्यापार असंतुलन क्या होता है, जब हम किसी देश से आयात बहुत अधिक करें और उसको निर्यात बहुत कम करें। ठीक है, तो फिर ट्रेड इम्बैलेंस या ट्रेड डेफिसिट की स्थिति बनती है, और जो ट्रेड डेफिसिट या जो ट्रेड में यानी व्यापार में जो घाटा लगता है वो जब तेजी से बढ़ता जाता है तो वो भी एक विवाद का कारण हो सकता है। दोनों देशों के बीच में व्यापार को लेकर भी तनातनी चल रही है। भारत ये चाहता है कि वो चीन को अधिक मात्रा में निर्यात करे, जबकि चीन इस प्रकार की व्यवस्था में बिलीव नहीं करता, वो अधिक से अधिक केवल भारत को निर्यात करना चाहता है, आयात बहुत कम करना चाहता है। तो ट्रेड डिस्प्यूट भी दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अब पूरा मामला। ये तो हमने दो चीजें डिस्कस की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी कैसे दोनों देशों के बीच में संबंध स्टार्ट हुए और अभी तक हम कहां पहुंचे, यानी 2020 तक। फिर हमने बात की कि किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में विवाद है। अब आ जाते हैं हम करंट जो क्राइसिस है वो क्या है, करंट क्राइसिस क्या है और इसके पीछे कारण क्या है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक तो चीन में आंतरिक अशांति है, पूरे चीन में आंतरिक अशांति है, और उस अशांति में चीन जो है वो अपने लोगों का ध्यान क्या करना चाहता है, विभाजित करना चाहता है, वो ध्यान बटाना चाहता है। किसके माध्यम से, भारत के साथ रिश्ते खराब करके। भारत और अमेरिका की नजदीकी है तो चीन को इससे भी चिढ़ है कि ये दोनों देश क्लोज कैसे आ रहे हैं। भारत की विदेश व्यापार नीति को लेकर भी चीन को चिढ़ है। भारत ने घोषणा की है अभी अभी, जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात की गई, इससे पहले भी भारत ने इस बात पर फोकस किया, जैसे मेक इन इंडिया और इन सारी चीजों पर फोकस किया गया, अधिक से अधिक निर्यात और कम से कम आयात की नीति अपनाई गई, तो इसको लेकर भी चीन को चिढ़ है। फिर चीन का OBOR प्रोजेक्ट, भारत इसका विरोध कर रहा है, भारत उसमें शामिल नहीं हो रहा है, चीन चाहता है कि भारत उसका हिस्सा बने। और चीन पाकिस्तान संबंध, हम लोग जानते ही हैं चीन और पाकिस्तान के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, वो एक दूसरे के काफी समय से सहयोगी है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी है। ठीक है, तो दोनों देश भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी है, तो चीन ये चाहेगा कि वो पाकिस्तान को ये बताए कि वो उसका वास्तव में सही मित्र है। ठीक है, तो भारत के साथ थोड़े संबंधों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो इन कारणों से दोनों देशों के बीच में तनातनी। मामला क्या है, मामला ये है कि चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है
कौन सी? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। इस पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने क्या किया? पेंगोंग लेक, कौन सी लेक? पेंगोंग लेक के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। ये पेंगोंग लेक यहां पड़ती है और ये इसका उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। तो इस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और लंबे अंदर तक वो घुसा है जो भारत की सीमा में। पेंगोंग लेक 4350 मीटर की ऊंचाई पर एक खारे पानी की झील है। पेंगोंग लेक क्या है? एक खारे पानी की झील है और चीन ने इस पर अधिकार किया। इसका महत्व क्या है वो आप समझिए, ठीक है। पेंगोंग लेक का जो सबसे बड़ा जो महत्व है वो ये है कि ये इस चांगपा समुदाय के लिए एक प्रकार की जीवन रेखा है। कौन से समुदाय के लिए? चांगपा समुदाय, ठीक है। चांगपा समुदाय एक क्या है? बंजारा समुदाय है जो भारत के लद्दाख के चांगथांग इलाके में निवास करता है, ठीक है। और इनकी आजीविका का जो मुख्य आधार है वो है पश्मीना बकरियां। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये समुदाय और इनकी आजीविका का आधार क्या है? पश्मीना बकरियां। और ये बकरियां जिस क्षेत्र में चरने के लिए जाती है वो है पेंगोंग लेक का हिस्सा, ठीक है। ये वाला जिसे चुमूर कहा जाता है, ठीक है। यहां पर यानी अक्साई चीन वाला हिस्सा नहीं, ये वाला जो हिस्सा है, यहां ये समुदाय निवास करता है और यहीं पर वो अपने जो पश्मीना बकरियां हैं बकरियों को चराता है। अब इसका क्या हुआ? जब चीन ने इस पर अधिकार किया तो इस पर बकरी पालन का जो व्यवसाय है उस पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? ये जो बकरियां हैं, खासकर जो नवजात पश्मीना बकरियां हैं जो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की उसकी ऊन की उम्र है, वो तेजी से मर रही है, ठीक है। और ये एक स्टडी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और पेंगोंग लेक के एक बड़े हिस्से पर चीन ने अधिकार कर लिया तो जो घास के मैदान है वो मैदान चीन के पास चले जाएंगे और 70 से 80% बकरियां मर जाएंगी, ठीक है। ये पूरा एक बेल्ट है जिसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चुशुल डेमचोक चुमूर बेल्ट कहां है? चुशुल डेमचोक चुमूर बेल्ट ये लद्दाख का पूर्वी वाला हिस्सा है, ठीक है। और पूरे लद्दाख में 40 से 45 टन बेहतरीन किस्म की ऊन का उत्पादन होता है। इसमें से 25 से 30 टन ऊन का उत्पादन इसी चुशुल डेमचोक चुमूर बेल्ट से होता है। तो सिग्निफिकेंस क्या है ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब चीन ने इस पूरा जो एरिया है उस पूरे एरिया पर क्या किया? अधिकार किया। और जो घास के मैदान, पूरे एरिया का मतलब है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व का है, ठीक है। लगभग 25 से 30 किलोमीटर अंदर तक वो घुस आया और उसने इस पर अधिकार कर लिया। इस अधिकार का जो नुकसान है वो चांगपा समुदाय को हो रहा है और साथ ही साथ हमारी जो टेरिटरी है, हमारी जो संप्रभुता है, उस संप्रभुता को भी नुकसान हो रहा है और चीन अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि बातचीत में ये चीजें सामने आ रही है कि चीन जो है वो पीछे हट जाएगा। तो वास्तव में जो पूरा मुद्दा है वो यही है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने किस पर? पेंगोंग लेक वाला जो हिस्सा है उस पेंगोंग लेक वाले हिस्से पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया है, ठीक है। और वो यहां से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये लेक कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और इसको लद्दाख में पेंगोंग सो बोलते हैं। क्या? पेंगोंग सो लेक। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पेंगोंग सो लेक कहां है? तो पूर्वी लद्दाख में चुमूर चुशुल बेल्ट में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो वर्तमान जो क्राइसिस है वो यही है कि चीन एक बड़े हिस्से पर भारत के खासकर पेंगोंग लेक का जो हिस्सा है उस पर उसने अधिकार कर लिया है। मैं एक बार फिर आपको मैप में बता देता हूं कि वो जिस हिस्से पर उसने अधिकार किया वो वास्तव में है कहां, ठीक है। ये यहां पर ये है ना, अक्साई चीन ये है और ये हिस्सा यहां है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है भारत चीन संबंधों के बारे में कि दोनों देशों के बीच में करंट डिस्प्यूट क्या है, ठीक है, और क्या क्या चीजें हुई है। वास्तव में करंट डिस्प्यूट इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, बाकी जो चीजें वो इतना बड़ा वो मुद्दे हैं जैसे पूरी जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के मामले को हल करना जरूरी है, ट्रेड डिस्प्यूट पर ध्यान देना आवश्यक है और चीन की जो पाकिस्तान परस्त जो नीति है उस नीति पर भी ध्यान देना आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत शॉर्ट में टू दी पॉइंट हमने चीजों को डिस्कस किया और भारत चीन के बीच में क्या स्थिति है हमने उस पर बात की। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।